मित्रों नमस्कार। आज हमारे 8:45 थोड़ा लेट बजे, इसके कारण उसका मुझे खेद है। क्षमा आपसे ऑलरेडी पहले ही मांग चुका हूँ, क्योंकि मेरा नागरिक कर्तव्य मैं डेली 8:45 पर पूरा करता ही हूँ, पर आज एक और कर्तव्य पूरा करने हेतु इस कार्यक्रम को थोड़ा डिले किया। और जिस कारण से इसको डिले किया वो भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य था जो वर्ष भर में एक ही बार हमें करने का अवसर मिलता है। गुरु पूर्णिमा भी निकली है और जो भी व्यक्ति संघ या आरएसएस से जुड़े हुए हैं उन सभी को एक वार्षिक कार्यक्रम गुरु दक्षिणा कार्यक्रम जो होता है वो सभी लोग जानते हैं। आज उसी के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ, परंतु हर्ष का विषय है कि दोनों ही काम अपने अपने समय पर लगभग हो गए। मित्रों, अब बात करते हैं आज के विषय के ऊपर, दैट इज सेलेक्टेड एज माइंडसेट और हमारा जीवन। माने दुनिया में हर व्यक्ति का एक माइंडसेट है जिसके अनुसार वो जीवन जीता है, जिसके अनुसार वो काम करता है, जिसके अनुसार वो पूरा जीवन यापन करते हुए अपने जीवन को जीता है या गुजारता है। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है आज के विषय में। देखिए, आजकल समाज या कहें देश या कहें विश्व, सब में एक ही चीज़ की आप कह सकते हैं लड़ाई है या मारामारी है, वो है वैचारिक मतभेद। माने इस दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या है वो विचारों की असमानता है। लोग एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं हो पाते और फिर वैचारिक वैमनस्य जन्म लेता है और उससे कई सारे देश उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर यूँ कहिए कि लोग अपने हाल में जीना प्रारंभ कर देते हैं। अगर मान लीजिए कुछ को एडजस्टमेंट करना है किसी के विचारों के साथ में तो वो भी करते हैं। तो मैंने टॉपिक आज लिया कि उसका एक छोटा सा रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो मैंने इसलिए लिया है कि दोस्तों, जब से मानव जाति का जन्म हुआ है और जब से हम लोगों ने एक दूसरे को समझना चालू किया है, और उससे भी बड़ी बात कि जब हमने विचारों को उत्पन्न करना शुरू किया है, माने जब व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई आदि का ज्ञान होने लगा, तब से विचार उत्पन्न होने लगे। और ये स्वाभाविक था कि अगर एक व्यक्ति के विचार में मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा है तो सामने वाले के मन में वो विचार उत्पन्न नहीं होगा, और अगर होता है तो उनकी समानता हो जाती है, और अगर नहीं मिलते हैं विचार तो फिर जो वैचारिक वैमनस्य है या वैचारिक जो असमानता है वो उत्पन्न हो जाती है। तो कितना भी मनुष्य इन विचारों को पैदा कर ले, लेकिन उसको अपना पूरा जीवन काल इस पृथ्वी पर जब तक वो अपनी अंतिम सांस नहीं ले लेता तब तक उसको जीवन जीना ही पड़ेगा, चाहे वो वैचारिक समानता पैदा करके जी ले या वैचारिक वैमनस्य या असमानता के साथ में पूरा जीवन निकाल दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज भारत में जैसे 137 करोड़ लोग हैं, पूरे विश्व में मुझे एग्जैक्ट जनसंख्या नहीं पता है, लेकिन फिर भी लगभग 6.5-7 अरब के लगभग पूरे विश्व में लोग निवास करते हैं। तो उन सब के विचार डेफिनेटली अलग अलग हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि टॉपिक मैंने लिया क्यों है। दोस्तों, दुनिया के विचार कितने भी अलग क्यों ना हो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जिन लोगों को अपने विचार मनवाने हैं या जिन लोगों को अपने स्ट्रैटेजी पर आपको चलवाना है, उन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर रखा है कि आपके विचार स्वयं के कुछ भी हों उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं उस सिस्टम की बात करूं जिसके द्वारा हम सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, वो 3 प्रकार से मेरे हिसाब से ऑपरेट होता है। एक तो है धार्मिक रूप से, दूसरा है आर्थिक रूप से, और तीसरा आप मिसलिनियस कह सकते हैं जिसमें सभी प्रकार के रूप आ जाते हैं। देखिए, धार्मिक रूप से क्या होता है
कि जितने भी संप्रदाय हैं, धर्म हैं या पंथ हैं, वो आपका माइंडसेट डेवलप करते हैं। माने जैसे हम सनातनी हैं, सनातनी के बाद में हम विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों को फॉलो करते हैं। मान लीजिए हम किसी एक देवता की पूजा करते हैं, कोई हमारा भाई दूसरे देवता की पूजा करता है, ठीक है। तो ये एक माइंडसेट डेवलप होता है। किसी विश्व के किसी हिस्से में कुछ लोग आग को मानते हैं, कुछ इस्लाम को मानते हैं, कुछ लोग क्राइस्ट को मानते हैं, कुछ लोग मदर मैरी को मानते हैं। जो भी उनके अपने बिलीफ्स हैं, जो भी उनके विचार उनको धार्मिक रूप से अवेलेबल कराए गए हैं या उनको बताए गए हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो विश्व है वो किन्हीं विचारधाराओं को धार्मिक रूप से फॉलो करता है, और जाने अनजाने में, चाहते और ना चाहते हुए भी लोगों को उन विशेष धर्म, संप्रदाय या मत की बातों को फॉलो करना पड़ता है। चाहे वो किसी दूसरे धर्म के इंस्पायर हो या उसकी कुछ बातें उन्हें अच्छी लगती हो, लेकिन फिर भी वो उन्हीं उसी धर्म की बातों को फॉलो करेंगे, उसी पूजा पद्धति को फॉलो करेंगे। वैसा ही माइंडसेट अपने आप में डेवलप करते हैं। तो इस प्रकार से होता क्या है कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो तो एक ही प्रकार की संरचना है। पूरे विश्व में सभी व्यक्तियों के मस्तिष्क संरचना या पूरे शरीर की संरचना एक ही प्रकार की होती है। पूरे विश्व में एक मैच्योर आदमी के अंदर 206 हड्डियाँ हैं। तो आप किसी भी स्थल पर चले जाएं, विश्व के किसी भी स्थल पर चले जाएं, वहाँ पर आपको 207 हड्डियाँ वैज्ञानिक रूप से नहीं मिलेंगी। ये शाश्वत सत्य है। लेकिन इसमें जो जोड़ा गया है वो क्या है कि धार्मिक रूप से हम लोग अपनी अपनी विचारधारा का अलग अलग पालन करना शुरू कर देते हैं। देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आज मुझे भी कुछ चीज़ अच्छी लगेगी तो मैं उसको फॉलो करूँगा, नहीं लगेगी तो नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ बात धार्मिकता की आती है तो होता क्या है? तो होता यह है मित्रों कि जब तक हम लिबरल रूप से सिर्फ पूजा या एक पद्धति को फॉलो करते हुए अपने आप का विकास करते हैं, हम अपने आप को उस परम पिता परमात्मा ईश्वर से जोड़ने का काम करते हैं, तब तक तो वो पूजा पद्धति, धर्म या मत संप्रदाय ठीक है। लेकिन जैसे ही वो इसकी अगली स्टेप पर जाता है, जहाँ पर मान लीजिए उस धर्म के विस्तार की या किसी और धर्म को न मानने की, उसमें लिखी हुई बातों को, उसके रिचुअल्स की या जो उसकी परंपराएं हैं उसका प्रतिकार करने की, इस प्रकार की जब भावनाएं पैदा होती हैं तो फिर धार्मिक वैमनस्य पैदा होने लगता है। अब इससे क्या होगा? तो इससे मित्रों वही हो रहा है जो आदि अनंत काल से चलता हुआ आया है। अपने धर्म को फैलाने के लिए जो भी धर्म गुरु हैं या जो भी मानने वाले अनुयायी हैं, वो फिर इस प्रकार के कृत्य करते हैं कि सामने वाले कोई भी मत संप्रदाय है उसके विचारों को वो दमन करना शुरू कर देते हैं किसी प्रकार से, या तो लालच के रूप में या फिर उनको डरा कर धमका कर किसी प्रकार से उनको उसके धर्म संप्रदाय के रिचुअल्स को, परंपराओं को फॉलो नहीं करने दिया जाता। स्थितियाँ ऐसी पैदा कर दी जाती हैं कि व्यक्ति चाहकर भी अपने धर्म और अपनी जो उसकी परंपराएं हैं उन पर अडिग नहीं रह पाता, और फिर किस्सा शुरू होता है कि या तो वो उस धर्म को मान ले जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है, या फिर वो किसी और जगह चला जाए, या फिर उसको अपने प्राणों की आहुति उसमें देनी पड़ सकती है। तो मित्रों, इस प्रकार से होता क्या है कि एक धर्म विशेष तो बढ़ने लगता है, या मान लीजिए और भी इस दुनिया में कई धर्म होंगे, वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो तो बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस स्थिति में जो मुद्दे की बात है वो ये होती है कि एक व्यक्ति 10-15 साल, 20 साल, 25 साल तक या 30 साल तक एक मैच्योर एज तक अपने एक विशेष धर्म संप्रदाय के रिचुअल्स, परंपराओं और उसके नियमों का पालन करता रहता है। फिर उसको मान लीजिए अगर किसी प्रकार से दूसरे धर्म की मान्यताओं को मानना शुरू करना पड़ता है, तो फिर यहाँ पर एक उस व्यक्ति के मन में एक उलझन पैदा होती है। अगर वो व्यक्ति सुलझा हुआ है तो फिर ये उलझन पैदा होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार एक दिमाग खुला हुआ होता है तो उसको सभी चीज़ें या जो भी दूसरे धर्म की या किसी भी धर्म की जो चीज़ें होती है वो उनको पढ़कर, मनन करके उनके विचार करता है, और वो उनको अपने अकॉर्डिंग देखने लगता है कि क्या ये चीज़ें सही है या गलत है। अगर मान लीजिए व्यक्ति का दिमाग खुला हुआ है, वो स्वतंत्र रूप से विचार करता है, तो फिर वो उन धर्मों को कंपेयर करने लगता है, उनकी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करने लगता है, बुरी चीज़ों को नेगलेक्ट करने लगता है। यानी कि व्यक्ति उस स्थिति में भी अपना विकास करने में सक्षम हो जाता है।
चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय को मानता हो। ये बात उतनी ही सही है जितना कि आज आप देखने को मानते हैं एक व्यक्ति कई सारे धर्म संप्रदायों की पुस्तकों को पढ़ता है, लेकिन उसके चरित्र विशेष पर किसी भी धर्म संप्रदाय का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ये सबसे अच्छी बात है। अब इसका दूसरा पहलू देखिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक मैच्योर एज में भी मान लीजिए अपना धर्म परिवर्तन करता है, किसी धर्म संप्रदाय या विशेष पंथ को फॉलो करने लग जाता है, तो फिर उसका इतने साल का जो माइंडसेट था, इतने साल तक उसने जो अपने माइंड मेकअप किया हुआ था, वो टूट जाता है। अब क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि एक व्यक्ति जो इतने सालों तक एक विशेष पूजा पद्धति को फॉलो करता रहा, अब मान लीजिए किसी कारणवश वो दूसरी पूजा पद्धति को फॉलो करने लग रहा है, तो ऐसी स्थिति या ऐसी जो उसमें एक सीक्वेंस पैदा हुई है उस धर्म या संप्रदाय के प्रति, वो किस प्रकार से हुई है। दोस्तों, यहाँ पर माइंडसेट को तोड़ दिया गया है, और माइंडसेट को जब तोड़ा गया है तो हमारे दिमाग के उन हिस्सों पर इस प्रकार के प्रहार होते हैं जिससे कि हम इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं, हम इमोशनली उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और हमारे धार्मिक ग्रंथ को, हमारी धार्मिक भावनाओं को फॉलो करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो हमारी इमोशनलिटी है। अगर हम इमोशनल नहीं हैं तो हम किसी भी धर्म संप्रदाय को फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब व्यक्ति खुले दिमाग का होता है तो फिर वो कितने भी धर्म समुदाय की पुस्तकें, कितने भी तर्क वितर्क आपके सामने रख दीजिए, वो उनको अपने हिसाब से ही समझ कर, मनन कर कर उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। तो धार्मिक जो माइंडसेट है उसको बहुत सारे लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोग मरोड़ने का प्रयास करते हैं, और तब या तो किसी धर्म संप्रदाय के लोगों की संख्या बल एकदम से बढ़ जाती है। लेकिन आप ये बात मानकर चलिए कि अगर कोई चीज़ कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा रही है, आप तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई भी धर्म संप्रदाय की संख्या बल कृत्रिम रूप से अगर बढ़ाई जा रही है, कृत्रिम रूप से कहने का मतलब ये है या तो उन्हें लालच दिया जा रहा हो या उन्हें भय दिया जा रहा हो, तो ऐसी चीज़ें कुछ समय बाद, चाहे वो समय काल अल्प हो सकता है या दीर्घ भी हो सकता है, तो फिर वो विचारधारा उन लोगों के मन में या उनकी अगली पीढ़ी के मन में एक बार तो घर कर सकती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति अपने को सोच समझकर इन चीज़ों को मनन करना शुरू कर देता है तो ये संख्या बल धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड की एक टेंडेंसी होती है, ह्यूमन माइंड कभी भी सोचना बंद नहीं करता। आप किसी भी व्यक्ति को कितने समय तक इन्फ्लुएंस में रख सकते हैं ये डिपेंड करता है, लेकिन जैसे ही उसका इन्फ्लुएंस, उसकी प्रभाविकता ख़त्म होने लगती है, उसका इमोशन ख़त्म होने लगता है, तो फिर वो लिबरलाइजेशन की तरफ जाता है, फिर वो खुले वातावरण की तरफ जाता है। और जब व्यक्ति को खुले वातावरण का एहसास होता है तो फिर वो वास्तविकता से अवगत होता है, वो उस धर्म संप्रदाय या किसी भी धर्म संप्रदाय को फिर आराम से लेने लगता है, उसके बारे में मनन करने लगता है और खुले विचारों से उसको तोलने लगता है, उसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन कर डालता है, और फिर वो अपने आप को इससे आज़ाद कराने की, इससे स्वतंत्र कराने की कोशिश करने लगता है। ये जो परिस्थिति है वो किसी भी धर्म में हो सकती है, किसी भी संप्रदाय में हो सकती है, किसी भी पंथ में हो सकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा मित्रों, ये जो माइंडसेट धार्मिक रूप से डेवलप किया जाता है, ये पूरा समय में जो धर्म थे उन्हीं के लिए नहीं, अगर मान लीजिए आज नए व्यक्ति भी आ जाते हैं तो वो भी अपने आप को या तो ईश्वर या महात्मा या महापुरुष की उपाधि देकर अपने आप का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा मुग़ल काल में भी दीन इलाही नाम का एक जो धर्म शुरू हुआ था, उसको, वो इस्लाम की प्रवर्तक थी, लेकिन उसको भी एक व्यक्ति ने शुरू कर दिया और उसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। लोक देवताओं का जिस प्रकार से जो अस्तित्व होता है वो भी एक प्रकार में यही है, वो माइंडसेट है। तो ये जो माइंडसेट हैं ये फिर धीरे धीरे डेवलप होते हैं और धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। लेकिन कुछ इस इमोशंस इसमें इतने बलवती होते हैं कि वो लगभग कुछ सदियों तक भी चल सकते हैं, ऐसा भी देखने को रहा है। हमारे राजस्थान में इस प्रकार के कई उदाहरण हैं जो महापुरुषों की श्रेणी में ही हैं, और उन्होंने जन मन के ऊपर इतना प्रभाव डाला है कि लोग उनसे इतने प्रभावित हैं कि आज भी उनको ईश्वर स्वरूप में उपासना करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति कहती है कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का निवास है। कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि त्वम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, आपके अंदर भी ब्रह्म है।
तो किसी व्यक्ति की अगर आप पूजा करते हैं तो वो बुरा नहीं है, लेकिन अंधविश्वास या अंधभक्ति किसी भी चीज़ के लिए घातक हो सकती है। तो हम लोगों को अपना जो धार्मिक माइंडसेट है वो तर्क वितर्क के आधार पर, लॉजिकली, या फिर धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनके आधार पर, या फिर आपके मन के अंदर की जो आवाज़ है उसके आधार पर अगर हम अपने इन चीज़ों को विचार करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी अपना माइंडसेट को स्थिर रखने, बदलने या फिर किसी भी माइंडसेट से लड़ने के लिए। दूसरा और जो इम्पोर्टेंट कारण है मैं उसके ऊपर आता हूँ, जो वास्तव में सबसे बड़ा है। देखिए, हमारा जो माइंडसेट है वो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है, और उस माइंडसेट का हमारा जीवन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो मूल रूप से आर्थिक प्रयोजनों का इंतज़ाम करते हुए हमारा गुजरता है। माने हम जिस प्रकार का माइंडसेट बना लेते हैं वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। देखिए, मान लीजिए किसी बालक को डॉक्टर के बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उसको वैसे ही सपने दिखाए जाते हैं, वैसा ही उसके पास आसपास वातावरण क्रिएट किया जाता है, तो वो अपने आप को एज ए डॉक्टर ट्रीट करने लगता है, या वैसी ही ये टेंडेंसी वो अपने आसपास क्रिएट कर लेता है। ठीक है, आप एक चीज़ पर गौर कीजिए कि हमारी सेना में भर्ती होने वाला किसी भी पंथ संप्रदाय या किसी भी क्षेत्र विशेष का आदमी हो सकता है, लेकिन जब वो सेना में जाता है तो उसका जो माइंडसेट होता है वो इस प्रकार से कर दिया जाता है कि उसको सिर्फ सेना और देश, इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। ये माइंडसेट की कहानी है। आप प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बहुत से लोगों से ऐसी वार्तालाप कर सकते हैं कि उनका माइंडसेट किस प्रकार का है। वो काम करने के प्रति, ईमानदारी से काम करने के प्रति और टाइमली काम करने के प्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, माइंडसेट है उनका इस प्रकार से करने का। तीसरी बात मैं आपको आता हूँ कि सरकारी व्यवस्था में भी जो लोग काम कर रहे हैं, आप उनका माइंडसेट देख सकते हैं। आपको सरकार में ही बहुत सारे विविध प्रकार के व्यक्ति मिल जाएंगे जिनमें कई प्रकार की खूबियाँ होती है। एक ही डिपार्टमेंट, एक ही विभाग में होते हुए भी वो लोग नाना प्रकार से अलग हैं, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो क्लास है, उनकी जो मेजॉरिटी है वो अलग अलग रहती है। तो जिस प्रकार के मेजॉरिटी माइंडसेट में व्यक्ति रहेगा वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, वैसा ही वो प्रोडक्ट देने लग जाएगा। अब जैसे हम बात करें व्यापारिक वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग का एक जो सबसे बड़ा माइंडसेट होता है वो व्यापार के लिए प्रॉफिट कमाना होता है ना। अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो उनका जो व्यापार है वो बेकार है। तो आप उस व्यापारी का माइंडसेट देखिए, वो कभी भी, जैसे मान लीजिए हम बात करें कि कई हमारे भारत देश में ऐसे पंथ हैं, संप्रदाय हैं जो किसी विशेष प्रकार के व्यापार में लगे हुए हैं। मतलब उनको और किसी भी प्रकार का व्यवसाय है, वो कृषि हो चाहे नौकरी हो, उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आता। वो ऐसा करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो प्रॉफिट की ओर ऐसा डाइवर्ट है, इस प्रकार से उनका दिमाग लगा हुआ है कि उनके यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो नवयुवा या नवयुवती होते हैं तो उनके वो, आप कह सकते हैं कि उनका माइंडसेट इस प्रकार से डेवलप है कि वो उसी काम को करने में ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं, ज़्यादा उनको कंफर्टेबल लगता है। भारत में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको आज भी आप किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित कर दें, लेकिन वो अपने मूल जो सिद्धांत हैं उनसे इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि उनको वही ठीक लगता है। आप गुजरात के लोगों से बात करेंगे तो किसी प्रकार को काम करने में परफेक्शनिस्ट की तरह भांति काम करते हैं। राजस्थान के बारे में आप बात करेंगे तो यहाँ पर रणबांकुरों की भूमि है। यहाँ पर आपको राजपूतों में जो एक खून में जो उबाल है वो देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप पंजाब और हरियाणा में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, तो आपको वहाँ पर खेती के लिए जो माइंडसेट बना हुआ है वो देखने को मिलेगा। आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो आपको वन और जो भी इससे प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। साउथ में अगर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग भाषा बहुत देखने को मिलेंगे। वहाँ पर वो लोग पढ़ाई लिखाई में उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर सबसे ज़्यादा कोई जो आपको ब्रांचेस मिलेंगी या फिर जो इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे तो वो लगभग साउथ में आपको मिलेंगे। वहाँ पर व्यक्ति पढ़ने के बाद में काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो विदेशों में नौकरियाँ कर रहे हैं, ऐसा उनका लाइफस्टाइल बन गया है। लेकिन फिर भी वहाँ पर आज भी काफ़ी सारे लोग गांव में रहना पसंद करते हैं, गांव में जीवन का आनंद लेना पसंद करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप हिमाचल प्रदेश या जो हमारे पर्वतीय इलाके वहाँ पर चले जाएँ तो वहाँ पर लोगों का अभी भी जो माइंडसेट है वो बिल्कुल अलग तरह का है। वो अपने आप को परेशान नहीं करना चाहते, वो अपने आप को कंफर्टेबली वर्क करना चाहते हैं। आप बिहार में चले जाएं तो वहाँ के लोगों का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। मतलब वहाँ तो ऐसा माइंडसेट है कि वो
यूपीएससी या जो उनकी सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है उनके लिए उनका एक तगड़ा माइंडसेट है। मतलब कहते हैं कि हर बिहारी को या तो नेता बनना है या फिर यूपीएससी करना है, ये उनके दो ड्रीम हुआ करते हैं। इतना तगड़ा माइंडसेट है वहाँ के लोगों का कि या तो वो नेतागिरी ही करेंगे या फिर यूपीएससी करेंगे। और आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर आपको नेता मिलते हैं तो वो यूपी और बिहार से मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा यूपीएससी अगर फाइटर्स आपको मिलते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बिहार से आते हैं। आईआईटीज़ वगैरह में जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होती है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह के एनआईटीज़ के एग्ज़ाम होती है, उनमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले, सबसे ज़्यादा लड़ने वाले यहीं के छात्र होते हैं। तो उनका जो माइंडसेट है वो इस प्रकार से डेवलप किया हुआ है। तो दोस्तों ये माइंडसेट जो है ये कैसा भी डेवलप हो, इकोनॉमिकली आपको प्रभावित करता ही करता है। देखिए, मैंने अभी बात की यूपीएससी में अगर आपको सबसे ज़्यादा व्यक्ति मिलेंगे तो वो यूपी और बिहार से मिलेंगे। क्यों, ऐसा क्या कारण है? बिहार में जिस प्रकार की स्थितियाँ आपको देखने को मिलती हैं, तो उन्होंने अपना माइंडसेट ये डेवलप कर लिया है कि अगर मान लीजिए पैसा और पावर नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। गरीब तबके से हैं, ज़मीन वहाँ पर खूब है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो जॉब्स हैं वो नहीं है। इसके अलावा उन्होंने वो एक सिक्योरिटी के रूप में सरकारी नौकरी को मानते हैं। तो जब अगर मान लीजिए आज हम भी बात करें तो अगर हमें सरकारी नौकरी मिलती है और प्राइवेट जॉब उससे ज़्यादा तनख्वाह की मिल जाती है तो भी हम सरकारी नौकरी करना पसंद करते हैं। तो जो माइंडसेट डेवलप हो गया वहाँ की परिस्थितियों को देखकर, वहाँ की स्थितियों को देखकर, चाहे वो आर्थिक ही क्यों न हो, तो आपका माइंडसेट बिल्कुल बदलने लायक हो जाता है। अब इस माइंडसेट को आप या तो मैनिपुलेट करें कि आप किसी भी माइंडसेट में, किसी भी स्थिति में जी रहे हों, आप अपना माइंडसेट वो बनाएं जो आप बनाना चाहते हैं। देखिए मित्रों, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी बहुत सी उम्र किसी और चीज़ के लिए प्रयास करते हुए गुजार दिया, लेकिन आज वो अपना जीवन किसी और दिशा में लेकर जा रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट समय चल रहा है, मैं उसमें कई ऐसे लोगों को पॉइंट आउट कर सकता हूँ जो या तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र से थे, या मेडिकल के क्षेत्र से थे, या फिर अच्छी जॉब में थे। आज उन्होंने अपने जीवन को या तो खेती की तरफ मोड़ दिया है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, या फिर सोशल वर्क में लगा रहे हैं। आपने देखा होगा एक पीपल फार्म करके एक फेसबुक पर एक पेज बना हुआ है, उसमें जो व्यक्ति है रॉबिन सिंह, वो यूएस में जॉब कर चुका है। उनकी जो सहचर्या हैं, जो उनकी पत्नी है, वो भी उनके साथ में यूएस में रह चुकी हैं। आज उन्होंने अपने आप को पूर्णतया, अपनी बहुत लंबी ज़िंदगी गुजारने के बाद में पूर्णतया इस ओर डाइवर्ट कर दिया है कि वो पीपल फार्म का जो एक इनिशिएटिव है वो लेकर काम कर रहे हैं। जो भी पशु पक्षी, क्षमा कीजिए, जो पशु सताए हुए होते हैं, बीमार होते हैं, इंजर्ड होते हैं, उनको वो लोग सेवा करते हैं और उनको ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा फॉर्म डेवलप कर लिया है जहाँ पर वो उनका इलाज करते, साथ साथ पशुओं का तो इलाज करते ही हैं, लेकिन वो अपनी ज़रूरत के लिए जो उनको अन्न और खाद्यान्न चाहिए उसका उत्पादन भी वो स्वयं ही कर रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ में उस एक टेक्नोक्रेट जो पर्सनैलिटी थी, उन्होंने ऐसे साधन डेवलप करने की कोशिश की है कि वो जो ऑर्गेनिक, आप जिसको कह सकते हैं ऑर्गेनिक फूड और वीगन फूड, इस दिशा में वो प्रयास कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति का माइंडसेट एक टेक्नोक्रेट का था, वो इंजीनियर थे, उन्होंने वहाँ पर अपने यूएस में रहकर अपनी नौकरी की, फिर उनका माइंडसेट एकदम से बदला, या कह सकते हैं कि किसी प्रकार से उनको इन्फ्लुएंस मिला या उनकी मनस्थिति ऐसी जागी तो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया, जीवन जीने का तरीका ही चेंज कर दिया। मित्रों, आपने जो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं इनको देखा होगा आपने, जब इंजीनियरिंग करते हैं तो इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होता है। मौज मस्ती के साथ ये पढ़ते हैं, अपना जीवन जीते हैं, अपनी डिग्रीज लेते हैं, और फिर जब जॉब लगती है तो इनका पूरा जो शेड्यूल होता है, जो पूरा डे शेड्यूल होता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्रिएटिव रूप से काम करते हैं। यकायक इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी के साथ साथ या तो कुछ अलग फील्ड अपना लेते हैं, या फिर ये लोग क्या करते हैं कि सोशल वर्क में लग जाते हैं। इसे कहा जाता है कि एक जॉब करने वाले जो व्यक्ति हैं, अगर इंजीनियरिंग करके आज सब लोग बैंकों में जॉब कर रहे हैं, एक ट्रेंड था। अब वही बैंक में जॉब करने वाले लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में तब्दील हो जाते हैं। भारत में ऐसे कई लोग हैं जो नौकरी कुछ और कर रहे थे, काम कुछ और कर रहे थे, आज उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया है। मतलब सरकारी डिपार्टमेंट से भी रिटायर लोग बाग
या उन्होंने बीच में जॉब छोड़ दिया और देश सेवा के लिए उन्होंने ऐसे काम करना शुरू कर दिया कि उनको अर्निंग्स तो सरकार की तरफ से जो पेंशन वगैरह जो भी मिल रही है वही उनको आय हो रही है, लेकिन उन्होंने देश की सेवा के लिए पूर्ण रूप से अपना जीवन बदल दिया, अपनी सुख सुविधाओं को त्याग दिया, जंगलों में रहकर वो काम कर रहे हैं और किसानों की या आम जन की वो सेवा में लगे हुए हैं, उनको जगाने में लगे हुए हैं, उनको ज्ञान देने में लगे हुए हैं, ताकि वो लोग इंडिविजुअली रूप से, हम भारतवासी इंडिविजुअली रूप से आगे बढ़ने में सक्षम हो पाए। तो मित्रों, माइंडसेट की जो कहानी है वो सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप अपनी परिस्थितियों से, अपनी स्थितियों से, अपने आसपास के वातावरण से जो भी चीज़ देख रहे हैं, जो भी चीज़ एब्जॉर्व कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, वैसा ही आप अपना माइंडसेट बना लेते हो। लेकिन अगर इन्हीं सब चीज़ों से लड़कर, इन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित होकर आपका माइंडसेट बनता है तो फिर यह चीज़ प्राकृतिक ही हुई। लेकिन इसमें एक फैक्टर और काम करना चाहिए, वो है आप खुद। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ लोग अपना जीवन पहले कुछ और रूप से जी रहे थे, आज वो जीवन कुछ और रूप से जी रहे हैं। तो वो जो परिवर्तन उनमें आया है वो कहीं ना कहीं उसमें उनके जो खुद का मन है, उसकी जो मनस्थिति है, जो उन्होंने खुद डेवलप करना चाहते थे, उसका भी बहुत बड़ा पार्ट रहा है। यानी कि अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि अगर आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है, आगे बढ़ना है, तो आप आपके आसपास की जो परिस्थितियां हैं उनसे प्रभावित हुए बिना भी अपने मन को ट्रेंड कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को सेट कर सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। यह बात अधिकतर विश्व में बिल्कुल सटीक बैठती है। यानी कि अगर आप अपने मन को इस प्रकार ट्रेंड करें कि वो पूरा आपके वश में रहे, तो फिर आपको ना तो किसी से वैचारिक मतभेद होगा, ना आप अपने किसी आसपास की परिस्थिति से प्रभावित होंगे, ना आप उनसे परेशान हो पाएंगे। आप अपना माइंडसेट वैसा ही डेवलप कर पाएंगे जैसा कि आप चाहते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों का माइंडसेट इतना प्योर होता है कि वो लोग सामने वाले की बात का बुरा ही नहीं मानते, सामने वाले की बात को पूर्ण रूप से सुनते हैं, समझते हैं। अगर वो व्यक्ति बुरा भी बोल रहा है, उनको चैलेंज भी कर रहा है, तो भी वो उसकी बात को सुनते हैं और फिर बाद में उसका निर्णय करते हैं। मतलब वो अपने आप पर इतना कंट्रोल पा चुके हैं, अपने विचारों पर इतना कंट्रोल पा चुके हैं, अपनी मनस्थिति पर इतना कंट्रोल पा चुके हैं कि वो उनके कंट्रोल में है, ना कि किसी और के कंट्रोल में। तो यही माइंडसेट, यही मनस्थिति प्रत्येक भारतीय की होनी चाहिए, ऐसा प्रयास किया जाए। और ऐसा करने के लिए बहुत सारे टूल्स आप लोगों को पता है, लेकिन उन टूल्स का रेगुलर अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर वो आपके लिए एज ए टेक्स्ट बुक होकर रह जाते हैं, जो आपने कभी पढ़ी और आप भूल गए। या फिर आप न्यूज़पेपर की तरह उस टूल्स को यूज़ करते हैं जो आप डेली सुबह पढ़ते हैं, लेकिन शाम तक होते होते वो बेकार हो जाती है, अगले दिन फिर एक नया न्यूज़पेपर आपके हाथ में आ जाता है। तो अगर आपको अपने मन को किसी प्रकार से ट्रेंड करना है, अपने मन को किसी एक विशेष दिशा में लेकर जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। आपके विचारों को आप कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही विचार आपके कंट्रोल में हो जाएंगे तो शरीर आपके कंट्रोल में हो जाएगा, शरीर आपके कंट्रोल में हो जाएगा तो आपको व्याधियों पर, दुख दर्द पर नियंत्रण आपको होने लग जाएगा। और आप अपने विचारों को कंट्रोल करने लग जाएंगे तो आप अपने मस्तिष्क पर भी कंट्रोल कर लेंगे। और जिस प्रकार मस्तिष्क आपको आदेश देता है और आपको विवश करता है, तो आप मस्तिष्क को आदेश देंगे और उसी प्रकार के आदेश देने के लिए मस्तिष्क को विवश कर देंगे कि आप क्या चाहते हैं। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी बहुत सारे लोग सफल हुए हैं और सामान्य अनुकूल परिस्थितियों में रहते हुए भी बहुत सारे लोग विफल हुए हैं। माने परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति को बनाती और बिगाड़ती हैं, माना, लेकिन सारे रूप से नहीं। यह व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उन स्थितियों, उन परिस्थितियों को किस प्रकार में ले रहा है। वो उनका गुलाम बन रहा है, वो उनका हैबिचुअल होता जा रहा है, या फिर उन पर कमांड कर रहा है। दोस्तों, आप अगर अपने विचारों पर, अपने मन पर कमांड कर लेते हैं तो फिर आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। और अगर आपने ये चीज़ अपने सोसाइटी को सिखा दी, अपने सोसाइटी में फैला दी, अपने सोसाइटी के लोगों को इस बात का ज्ञान करा दिया, तो आपके आसपास भी फिर मतलब बेटर क्वालिटी के पीपल्स का निर्माण होने लग जाएगा, अच्छी क्वालिटी के लोगों का निर्माण हो जाएगा जैसा कि आप हैं। और आपके आसपास का अगर जो वातावरण है, जो सोसाइटी है, वो भी अगर उच्च क्वालिटी की होने लग जाए, उनके विचार भी अच्छे होने लग जाए, उनको अपने आप पर नियंत्रण होने लग जाए, तो फिर समाज में जिस प्रकार के जो केसेस हैं, मान लीजिए वो लड़ाई झगड़े के हैं
वो किसी भी प्रकार के वैमनस्य के हैं, मान लीजिए वो किसी प्रकार की ड्रिंकिंग या जो गलत शौक हैं उनके हैं, किसी प्रकार के लालच या दुर्भावना के हैं, वो नहीं होंगे। क्योंकि जब व्यक्तियों को अपने ऊपर कंट्रोल हो जाएगा तो ये सब चीज़ें उनके लिए बेमानी हो जाएंगी। वो फिर इन सब चीज़ों के लिए बहस और लड़ाई ना करके मानव विकास के लिए काम करेंगे, व्यक्ति विकास के लिए काम करेंगे। और यही विचारधारा भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा है। यही विचारधारा भारतीयों को, पूरे विश्व को ज्ञान देने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन इस भावना को कंट्रोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। साधन बहुत सारे हैं, साधन के लिए ये वीडियो नहीं है। आप साधन के लिए किसी प्रकार का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सा एक ही टेक्निक आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं कि आपको अपने आप पर विजय प्राप्त करनी है, अपने ऊपर कंट्रोल प्राप्त करना है। आज के इस वीडियो को जो मैंने माइंडसेट और हमारा जीवन इसके लिए लिया था, वो सिर्फ यही था कि माइंडसेट स्थितियों से प्रभावित हो सकता है, लेकिन व्यक्ति चाहे तो अपने माइंडसेट को अपने जीवन की किसी भी अवस्था में बदल सकता है। और इस चीज़ के प्रूफ्स भी हैं। और उसी मनस्थिति के आधार पर या माइंडसेट के आधार पर हम अपने जीवन को जीते हैं। तो क्यों ना हम अपना माइंडसेट ऐसा डेवलप कर लें जैसा हम अपना जीवन जीना चाहते हैं, जैसा हम अपने आसपास के लोगों का जीवन बनाना चाहते हैं। आप बदलेंगे तो आपको देखकर लोग बदलेंगे, क्योंकि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। तो अगर आप अपनी सोसाइटी को, अपने वातावरण को, अपने समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप अपने अंदर वो परिवर्तन लाइए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। इस वीडियो को मैं इसी बात के साथ आज विराम देता हूँ। आप सभी वीडियो देखने वालों का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।